सरकार की सख्ती, अस्पतालों में बेड उपलब्ध, फिर भी आखिर क्यों मरीजों को नहीं मिल पा रहा अस्पतालों में बेड? कोविड पेशेंट्स क्यों दर दर भटकने को मजबूर है? यही सवाल आज हम उठा रहे हैं और इसी पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। दिल्ली की स्थिति और वहां के केस स्टडीज हमने आपको बताई। पंजाब से एक मोहम्मद शकील साहब मेरे साथ इस वक्त हैं। मोहम्मद शकील जी, क्या स्थिति है, जरा पंजाब में जल्दी से बताइए। पंजाब की तो मैं सही है स्थिति जी, पंजाब का तो कोई परेशानी नहीं। हाँ। मैं तो परेशानी हिंदुस्तान की देख रहा हूँ। मैम, जो पंजाब की तो स्थिति बहुत अच्छी है और हमारे इलाके की भी अच्छी है। चलिए, ये अच्छी बात है, ये अच्छी बात है। लेकिन अभिषेक दत्त जी, महाराष्ट्र, वहां का आंकड़ा सर मैं आपको बताती हूँ, 82,000 से ज्यादा केसेस, लगभग 3,500 बेड अब भी खाली, लेकिन इसके बावजूद वहां पर भी ऐसी स्थिति है कि लोगों को बेड नहीं मिल पा रहा अस्पतालों में। ये सिर्फ दिल्ली की बात नहीं है। क्यों ये हाल है सर? अभिषेक जी, आपकी आवाज नहीं आ पा रही। हाँ, अब बोलिए, अब ठीक। आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आवाज आ रही है आपको मेरी? देखिए, मुझे बहुत खुशी है, आपने महाराष्ट्र से शुरुआत करी। महाराष्ट्र, और मैं आपको इसमें अंतर बताना चाहता हूँ। जब लॉकडाउन हुआ, महाराष्ट्र ने हॉस्पिटल कैपेसिटी बिल्डअप पे काम करा। उन्होंने 60,000 तक बेड महाराष्ट्र में क्रिएट करे 70 दिन के लॉकडाउन के अंदर। महाराष्ट्र के अंदर केसेस ज्यादा थे, उन्होंने ट्रांसपेरेंसी ज्यादा करी, उन्होंने टेस्टिंग ज्यादा करी, और आज महाराष्ट्र ने अपने पॉजिटिविटी को, डेथ रेट को कंट्रोल कर दिया है। मैं आपको दिल्ली का भी एग्जांपल देना चाहता हूँ। दिल्ली के अंदर आज की डेट में 16,629 केसेस है एक्टिव, जो इन्हीं के आंकड़ा बता रहे हैं। 4,401 लोग अस्पताल में हैं, 190 लोग हेल्थ केयर सेंटर में हैं, 1,271 लोग कोविड सेंटर में, और 11,267 लोगों को आपने घरों में आत्मनिर्भर बना दिया है। आज आईसीएमआर का कहना है कि कम्युनिटी ट्रांसमिशन स्टेज पे दिल्ली है। कम्युनिटी ट्रांसमिशन क्यों हो रहा है? केजरीवाल जी ने कहा मेरे पास 30,000 बेड तक की कैपेसिटी है। आज जो 11,000 लोग अपने घर के अंदर कोविड का इलाज खुद लड़ रहे हैं, वहीं से ही कम्युनिटी ट्रांसमिशन हो रहा है। दिल्ली के अंदर अधिकांश लोग 1 या 2 कमरे के घरों में रहते हैं। मैं पूछना चाहता हूं संजय सिंह जी से। संजय सिंह जी, आप तो आम आदमी पार्टी के बहुत बड़े नेता हैं, क्या एक कमरे के अंदर सेल्फ क्वारंटीन हो सकते हैं? क्या एक कमरे के घर के अंदर जहाँ 6 लोग एक टॉयलेट का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या वो लोग कम्युनिटी आगे स्प्रेड नहीं होगा? आज आपको दिल्ली में 70 दिन मिले थे। आप आईसीएमआर की वो बातें तो मान लेते हो कि दिल्ली के अंदर टेस्टिंग कंट्रोल करो। आप आईसीएमआर की ये बात नहीं मानते कि डेड बॉडी के बाद भी उसकी टेस्टिंग होनी चाहिए कोविड के लिए। जो चीजें आपको आईसीएमआर की पसंद आती है वो आप अपने एजेंडा में लिख लेते हो, और जहां चीजें आप एक्सपोज होते हो उसको आप इजीली डिलीट कर देते हो। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहता हूं आपको। डॉक्टर अंबेडकर, जो इनका हॉस्पिटल है दिल्ली सरकार का, कल एक झूठबाग गांव की डेड बॉडी 4 दिन बाद मिली है वहां पे। नहीं, वो लगातार हम दिखा रही है, हकीकत है। संजय सिंह जी, आप इस पर जरूर जवाब दीजिएगा। आखिरी बात, मैम, अगर ये एफआईआर करना चाहते हैं, सबसे पहले एलएनजेपी और हमारे मंत्री के खिलाफ एफआईआर कीजिए कि अमनप्रीत जी ने अपने पिताजी को एलएनजेपी हॉस्पिटल के बाहर खो दिया, तब जब इनकी वेबसाइट ये आंकड़े दिखा रही थी कि वहाँ पे 1138 बेड अवेलेबल है। अगर इनको एफआईआर करनी है तो अम्बेडकर हॉस्पिटल के खिलाफ करें कि 4 दिन से आपने डेड बॉडी उनकी फैमिली को नहीं दी है। कल उनका दाह संस्कार निजामुद्दीन में, सॉरी, निगमबोध घाट में हुआ है। एक डेड बॉडी को आप 3-3, 4-4 दिन अपने अस्पतालों में रखते हैं। 8-8 घंटे क्रिमेशन सेंटर के बाहर गाड़ियां रहती हैं, और प्राइवेट अस्पतालों से जब ये सारे सवालों का जवाब संजय सिंह जी, आप ही से इन सारे सवालों का जवाब। एक छोड़, दिल्ली में हालात बिगड़ते जा रहे हैं। मामले कुल मिलाकर के 27,654, और आपको बता दें कि पूर्व निदेशक आईसीएमआर के वो जो कह रहे हैं वो और डराने वाली बात है कि दिल्ली कम्युनिटी ट्रांसमिशन के फेज में प्रवेश कर चुका है। उनका विश्लेषण कम से कम यही कहता है। मेरे साथ एक कॉलर मानिक शर्मा पंजाब से जुड़ गए हैं। मानिक जी, कहिए, क्या कहना चाहते हैं? मैम, मैं यही पूछना चाहता हूँ आप लोगों से। मैं गवर्नमेंट से एक सवाल पूछना है कि अगर इनको पता था जून और जुलाई में ये केस बढ़ने हैं, तो ये केस बढ़ने से पहले इन्होंने इंतजाम क्यों नहीं किए? आज इतनी देश की स्थिति, हालत इतनी खराब हो रही है कि आम आदमी इतना परेशान है कि गवर्नमेंट से सवाल करते हुए डरता है कि मैं इनसे क्या सवाल पूछूं, जब इनको खुद पता था जून और जुलाई में ये काम होना है, ये केस बढ़ने हैं। तो जिस असमंजस में आम आदमी जी रहा है वो यही है संजय सिंह जी। और जो अभिषेक दत्त ने सवाल उठाए, सर उस पर जवाब दीजिए। उससे पहले मेरे साथ इस वक्त डॉक्टर डीके गुप्ता हैं, एक बार उनका रुख कर लेती हूँ, फेलिक्स हॉस्पिटल से। गुप्ता साहब, आप लोग को निर्देश क्या है दिल्ली सरकार की तरफ से? अभी तक क्या किया गया है? क्या कोई मीटिंग हुई है? कोई निर्देश जारी किए गए हैं आप लोगों के लिए, सिर्फ कागजों में नहीं बल्कि बाकायदा बातचीत के जरिए? नहीं मैडम, मैं नोएडा में हूँ, मेरा नोएडा में हॉस्पिटल है, लेकिन जो पता चला है दिल्ली में भी कि
ज्यादातर स्टेट गवर्नमेंट्स में शायद, और जो वहाँ के लोकल हॉस्पिटल एसोसिएशन हैं या जो आईएमए हैं, उनके बीच में कम्युनिकेशन गैप है। शायद वो मिल बैठ के आपकी चीजों को आवाज सॉल्व नहीं आ पा रही है डीके गुप्ता साहब, एक सेकंड रुकिएगा, दोबारा से आपसे जुड़ने की कोशिश करते हैं। अब आप बोलिए, शायद अब आपकी आवाज आ जाए। आवाज आ रही है मेरी आपको? हेलो, आवाज आ रही है आपको? नहीं, आपको आवाज आ रही है डीके मेरी? गुप्ता जी की आवाज नहीं आ पा रही। संजय सिंह जी, भिक्षु अस्पताल की लैब टेक्नीशियन, जो अभिषेक दत्त ने कहा, मैं उसी से जोड़ते हुआ सवाल पूछ रही हूं। वो लैब टेक्नीशियन है और उनको कोरोना है, घर पर है, उनको अपने अस्पताल में जहां पर वो लैब टेक्नीशियन है वहां पर मदद नहीं मिल पा रही। उनका वीडियो वायरल हुआ और उसके बाद उनकी चिंता एक ये भी है कि जो उनके अपने परिवार के लोग हैं उनका तक टेस्ट नहीं हुआ है। तो सर, यही अभिषेक दत्त जो कह रहे थे कि आप घरों में लोगों को रख रहे हैं, ये कह के कि बहुत आसानी से घर में इलाज हो जाता है, लेकिन क्या ये बहुत बड़े रिस्क पर आप काम नहीं कर रहे हैं? देखिए, पहली बात तो आईसीएमआर की गाइडलाइन है और डॉक्टरों की सलाह पर यह निर्णय लिया गया है कि कोई भी केस जहां पे सिम्टम डेवलप हो रहा है, जहां किसी को कोई परेशानी है, उनको हॉस्पिटल में एडमिट किया जाए। मैं एक एक करके जानकारी दे रहा हूं। दिल्ली के अंदर आज भी 4000 बेड खाली है। अभिषेक दत्त जी ने कहा 30,000 बेड की हमने व्यवस्था, ये फेज वाइज जैसे जैसे केसेस बढ़ेंगे, जैसे जैसे हमको ज्यादा बेड की आवश्यकता होगी, वैसे हमारे पास पूरी व्यवस्था है। हम 30,000 नहीं, और भी जरूरत पड़ेगी तो हम बेड का इंतजाम करेंगे। हमारी प्राथमिकता है कि दिल्ली में ज्यादा से ज्यादा चिकित्सा सुविधा, वेंटिलेटर, बेड, ऑक्सीजन कैसे लोगों को उपलब्ध कराया जाए। प्लाज्मा थेरेपी जैसी चिकित्सा विधि बहुत सक्सेसफुली हमने दिल्ली में उसको लागू किया। लेकिन ये एक संकट का समय है, महासंकट का समय है। इसमें मैं अगर महाराष्ट्र गवर्नमेंट को ब्लेम करने लग जाऊं, या उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट को ब्लेम करने लग जाऊं, या हरियाणा गवर्नमेंट को ब्लेम करने लग जाऊं, या सिर्फ यही मन में ठान लूं कि भाई दिल्ली की गवर्नमेंट को हमें दिन रात ब्लेम करना है, उससे काम नहीं चलेगा। हमारे प्रयास क्या है अब तक, उसका एक जीता जागता उदाहरण यह है कि हम दिन रात मेहनत करके लोगों का जीवन बचाने में सफल हो रहे हैं। सर, मेरा सवाल है कि बेड क्यों नहीं मिल पा रहा है अब भी? जिसका जिक्र उन्होंने कहा, इससे इतर नहीं जा रही कि आप लोग सख्त हैं, बेड नहीं मिल पा रहे ना, वो समस्या कैसे सुलझेगी? आप एक चीज बताइए, एक मुख्यमंत्री के तौर पे हमने यहां तक कह दिया कि केजरीवाल जी ने यहां तक कह दिया कि दिल्ली में जिसको बेड नहीं दिया जाएगा, बेड खाली होने के बावजूद, हम हॉस्पिटल का लाइसेंस तक रद्द करने की कार्रवाई करेंगे। हम हर स्तर पे एक एक जगह पे जो समस्याएं आ रही है, और ऐसा नहीं है, जब से ऐप जारी हुआ है 1300 से ज्यादा लोगों को बेड की उपलब्धता हुई है। और सर देखिए, ये जो आप कह रहे हैं ना कि मुख्यमंत्री क्या कर सकता है, इसके अलावा एक बड़ी खबर भी इससे जुड़ी सामने आ रही है कि जो केजरीवाल ने, मुख्यमंत्री ने चेतावनी दी थी, उसका डॉक्टरों ने विरोध कर दिया है। सर, गंगाराम अस्पताल पर एफआईआर से डॉक्टर बेहद नाराज बताए जा रहे हैं। दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन ने अब इसका कड़ा विरोध किया है। उन्होंने कहा है कि प्रशंसा की बजाय दंडित किया जा रहा है। ये दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन कह रहा है कि प्रशंसा की बजाय दंडित किया जा रहा है और इस तरह का व्यवहार अपमानित करने वाला है। एफआईआर दर्ज कराना डॉक्टरों का मनोबल गिराने वाला है। लेकिन पहले तो मैं डीके गुप्ता साहब आपसे समझना चाहूंगी, ये क्यों लगता है आप लोगों को मनोबल गिराने वाला है? सरकार और क्या कर सकती है? सरकार की प्राथमिकता है लोगों को मदद मिले, जब इस वक्त सख्त जरूरत है इलाज की, तब ये रुख, इसको कैसे देखें, क्यों? मेरी आवाज आपको आ रही है पहले? हाँ, अब आ रही है, बोलिए। जी, तो मैं बता रहा हूं कि कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन की और कोऑर्डिनेशन का गैप है सरकार में, चाहे वो राज्य सरकार हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, या राज्य सरकार में और प्राइवेट हॉस्पिटल्स के बीच में या आईएमए के बीच में। एक केवल अपनी हार का ठीकरा प्राइवेट हॉस्पिटल पे फोड़ देना या डॉक्टर से फोड़ देना बिल्कुल ठीक नहीं है। इससे डेफिनेटली हम सबका मनोबल गिरेगा। बहुत सारी एफआईआर हो रही है, हर जगह हो रही है, ये बिल्कुल गलत है। उन लोगों को इन्वॉल्व नहीं किया जा रहा है, उन लोगों को पार्टिसिपेशन नहीं लिया जा रहा है, उन लोगों से पूछा नहीं जा रहा उनकी दिक्कतें क्या है। उनके पास स्टाफ नहीं है, उनका स्टाफ है वो क्वारंटाइन हो गया है, वो आइसोलेशन में चला गया, उनका आइसोलेशन बेड बहुत कम है, अगर बेड है तो उसमें जो टेस्ट हो रहा है, टेस्ट कलेक्शन नहीं हो पा रहा है, रिपोर्ट 2-3 दिन बाद आ रही है, तो हम लोग आइसोलेशन बेड में पेशेंट को रख नहीं सकते और अंदर दूसरी जगह शिफ्ट नहीं कर सकते, बिकॉज वहां पे वो दूसरे मरीजों से मिक्स हो जाएंगे और खतरा और ज्यादा बढ़ जाएगा। जो सर्जरी चाहिए वो इसलिए नहीं कर पा रहे बिकॉज उनका टेस्ट हो ही नहीं पा रहे। तो हर जगह यही हाल है इस समय।
कि कोऑर्डिनेशन और कम्युनिकेशन की कमी है। सिर्फ हिटलर वाला रूल चल रहा है कि आप आदेश पारित कर दो कि हम लाइसेंस रद्द कर देंगे या हम FIR कर देंगे या हॉस्पिटल सील कर देंगे। इन सब चीजों से नहीं फायदा होगा, बिकॉज ये पेंडेमिक है। बहुत बड़ी बात डीके गुप्ता साहब कह रहे हैं कम्युनिकेशन नहीं है। संजय सिंह जी, सरकार अकेले लड़ नहीं सकती है, कोई प्राइवेट भी लड़ नहीं सकती। इनमें कंधे से कंधा मिला के लड़ना पड़ेगा, एक दूसरे को मोटिवेट करना पड़ेगा, इंस्पायर करना पड़ेगा। ऐसे लड़ नहीं सकते, एक दूसरे को ब्लेम गेम नहीं कर सकते, ना स्टेट गवर्नमेंट, ना सेंट्रल गवर्नमेंट, ना प्राइवेट प्लेयर और सरकारी लोग। ठीक है सर, संजय सिंह प्रमुख चेहरे, आपने जो आरोप लगाया उसी पर जवाब दीजिए। पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि जो डॉक्टर्स, जो नर्सेस अच्छे ढंग से काम कर रहे हैं दिल्ली के अंदर, उनका हमसे ज्यादा सम्मान कोई नहीं कर रहा है। उनके लिए यहाँ पे 5 स्टार होटल्स में हमने रुकने का इंतजाम किया, PPE किट्स का इंतजाम किया, उनकी हर तरह से सुविधा और सुरक्षा का हम ध्यान दे रहे हैं। ये कहना कि हम डॉक्टर्स को कोई अपमानित कर रहे हैं या हॉस्पिटल्स को कोई अपमानित कर रहे हैं, बिल्कुल गलत है। हमने उस हॉस्पिटल के लिए बात की जहां पे बेड उपलब्ध है, जहां पे ज्यादा पैसे की मांग की जा रही है, जहां पे लोगों को बेड नहीं दिया जा रहा है, जिनकी लापरवाही के कारण लोगों की जान चली जा रही है, ऐसे हॉस्पिटल्स पे कार्रवाई करने की बात कही। बेड की ब्लैक मार्केटिंग जहां हो रही है, उस पे हॉस्पिटल्स पे कार्रवाई करने की बात कही। और मैं समझता हूं कि इसके लिए तो मेडिकल एसोसिएशन को भी आगे आके कहना चाहिए। ये डॉक्टर साहब जो अभी बोल रहे थे, इनको भी आगे आके कहना चाहिए कि ऐसा हमारा कोई भी भाई इस संकट के समय में करेगा। हम लोग बोल रहे हैं, हम लोग आपके साथ हैं। अगर सबसे ज्यादा जरूरत है हमें आपस में बैठ के संकट के समस्याएं समझने की, खाली एक दूसरे को ब्लेम गेम करने का कोई फायदा नहीं होगा। अब इनको चुप करा दीजिए पहले, ये तरीका ठीक नहीं है। जब वो बोल रहे थे तो मैं चुपचाप सुन रहा था, अब मैं बोल रहा हूं तो उनको चुप करा दीजिए। ठीक है। जो भी व्यक्ति ऐसे समय में लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ करेगा, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो डॉक्टर साहब को भी कहना चाहिए, क्यों नहीं कहना चाहिए? क्या किसी डॉक्टर को, किसी व्यक्ति को अधिकार है इस बात का कि वो लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करे? प्राइवेट हॉस्पिटल में बेड खाली है और बेड ना दे। समस्या ये है सर कि आप लोगों ने जब नियम बनाए, क्या इनसे बात की? जब इस प्रकार के नियम बनाए, आप क्या करने वाले हैं? ये तो कह रहे हैं ना कम्युनिकेशन नहीं है। आप कोई भी नियम बना देते हैं, कम्युनिकेशन नहीं है। क्या आप भरोसे में लेने के बाद ये इम्प्लीमेंट नहीं किया जाना चाहिए था? कितना वक्त लगता है? कैसे कह सकती हैं बात नहीं की? सबसे बात की ये बता तो रहे हैं। अरे जब गंगाराम हॉस्पिटल के लोग बोल रहे हैं, IMA के लोग बोल रहे हैं, IMA से ज्यादा बड़ा और कौन है जो इस चीज को संजय सिंह जी जल्दी से कमेंट कीजिए सर। बता दो रहे डीके गुप्ता यही तो कह रहे हैं कि कम्युनिकेशन नहीं है। नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ डीके गुप्ता कहां से बैठ के बोल रहे हैं, नोएडा से, मुझे नहीं पता। उनको कहिए दिल्ली आए और यहाँ पता करें। हमारी सरकार ने सभी हॉस्पिटल से, डॉक्टर्स से बातचीत करके, उनको विश्वास में लेके, उनके मालिकों से बातचीत करके ये कहा है कि भाई किसी भी कोरोना संक्रमित व्यक्ति को आप परेशान मत कीजिए, उसकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। ऐसा नहीं कि हम हवा में काम कर रहे हैं। एक दिल्ली से एक और कॉलर उमेश रस्तोगी जी भी हैं, उनको भी सुन लेते हैं, दिल्ली का ही हाल बताएंगे। उमेश जी बताइए। उनसे संपर्क टूट गया है, लेकिन अब आगे रुख क्या रहने वाला है? डीके गुप्ता साहब, साफ साफ देखिए, बात यह है कि कोऑर्डिनेट करके, ताकि मरीजों को दिक्कत ना हो, उनके परिवार वाले, तीमारदार, वो परेशान ना हो। तो फिर अगर ये आप दो धड़े हैं, अगर दोनों में ही एक गैप है, कम्युनिकेशन गैप है, तो ये आप लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है। बिल्कुल। तो मैं ये कहूंगा आपके साथ चांदनी के माध्यम से कि दिल्ली सरकार में मैं किसी सरकार में कोई ब्लेम गेम नहीं कर रहा हूं। हमें इस समय मिलकर काम करने की जरूरत है। और जो आइसोलेशन की पॉलिसी है बिल्कुल ठीक पॉलिसी है, बिकॉज इतने सारे केसेस बढ़ने वाले हैं, इतने सारे एसिम्प्टोमेटिक केसेस आ रहे हैं, इतने सारे माइल्ड और हल्के केसेस आ रहे हैं, उनको अस्पताल में बेड मिलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और ये अगर हम ऐसी पॉलिसी रखेंगे तो आगे हम लोग इससे जीत नहीं पाएंगे। तो इस पॉलिसी में कोई गलती नहीं है। आईसीएमआर की गाइडलाइंस है, जैसे संजय जी ने कहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है कि अगर किसी को एसिम्प्टोमेटिक है या माइल्ड सिम्टम्स है, उनको घर में अगर जगह है तो, अगर जगह नहीं है तो अलग बात है, अगर उनके घर में जगह है तो उनको आइसोलेट कर देना चाहिए। गोपाल जी ये इतना असमंजस क्यों है? हम एक महामारी से लड़ रहे हैं और तब आप अगर नहीं हो पा रही है, चीजें कोऑर्डिनेट नहीं हो पा रही, क्यों नहीं केंद्र सरकार नेशनल हेल्थ इमरजेंसी घोषित कर देती? क्यों नहीं सभी के लिए एक गाइडलाइन जारी कर देती कि देखिए ये प्रारूप है, आपको इस तरीके से काम करना है और जो कार्रवाई नहीं होगी तो फिर हम रिपोर्ट तलब करेंगे? क्यों नहीं होता? देखिए, ये प्रदेशों के अनुसार कुछ समस्याएं हैं। दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता,
इस तरह के जो वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, इनकी समस्या है, इसके लिए सारे प्रदेश और सब लोग उसके लिए सफर करें, ऐसी बात नहीं है। जो ये अभी डॉक्टर गुप्ता बता रहे थे, बहुत सही बात है कि जो एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स हैं उनके लिए इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन की फैसिलिटी डेवलप करें। मैं नोएडा में रहता हूं, देखिए लाखों लोगों की यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन की फैसिलिटी सरकार ने डेवलप की है। उनको हॉस्पिटल में बेड की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर उनके घर में क्वारंटाइन आइसोलेशन की फैसिलिटी नहीं है तो आप उनको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन की मैं थोड़ा सा आपको रोक रही हूँ, थोड़ा सा रोक रही हूँ गोपाल जी। मेरे साथ उमेश जी जुड़ गए हैं। उमेश रस्तोगी दिल्ली से एक पेशेंट है, एक पेशेंट है सर, प्लीज सुन लीजिए। उमेश जी बोलिए। हाँ जी, एक्चुअली नमस्कार जी। मेरे माता पिता को दोनों को कोरोना हो गया है जी, और मैंने उनको अपोलो मैं हॉस्पिटल लेके गया। हॉस्पिटल में वहाँ पे मेरे पास मेडिक्लेम भी है, पर वहाँ पे मेरे को वो अभी तक उनको प्रॉपर बेड नहीं मिला है। वो एक कोंटा वहाँ पे है, वहाँ पे एक एडमिट है, एक आपका वार्ड में उन्होंने शिफ्ट करा है। और मैं पूरी रात परेशान होता रहा, इधर उधर भटकता रहा। मतलब बहुत ही परेशान था। और अभी भी प्रॉपर से मैं उनको कह रहा हूँ कि एक्चुअली मम्मी बहुत एजिड है, उनसे चला भी नहीं जाता, वो बहुत घबराई भी है। मैं उनको कह रहा हूँ हमें दोनों को इनको एक रूम में एडमिट कर दीजिए, तो इस पे भी वहाँ पे कोई जवाब नहीं आ रहा। कौन से अस्पताल पहुंचे हैं आप रस्तोगी जी? अपोलो हॉस्पिटल जी। अच्छा ठीक है, संजय सिंह जी क्या होगा, ऐसे लोगों का क्या होगा सर? आप यहाँ पर कुछ आश्वासन देंगे? आपने तो कहा है सीधा फोन मिलाइए, मुख्यमंत्री दफ्तर में सीधा फोन मिलाइए, खुद डील करेंगे। एक सेकंड, जो भाई साहब बोल रहे हैं उनकी पीड़ा, उनकी तकलीफ बिल्कुल सही है। इसीलिए हमने, और अपोलो भी देखिए प्राइवेट हॉस्पिटल है, अगर उनके यहाँ इस तरह की प्रॉब्लम वो क्रिएट कर रहे हैं, हम उनपे तुरंत हमारे यहाँ से लोग संपर्क करते हैं, उनको हर तरीके से कोशिश करते हैं दबाव बनाने की कि भाई आप इनके संजय जी आपको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन की फैसिलिटी डेवलप करनी पड़ेगी। कैसे दे सकते हैं? अरे आप इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन की फैसिलिटी डेवलप करिए ना। आप इंस्टीट्यूशनल हर व्यक्ति को हॉस्पिटलाइज थोड़ी कर सकते हैं। सर वो क्या जवाब दे रहे हैं सुन लेते हैं, फिर एक एक कर आप लोग अपनी बात रखिएगा। संजय सिंह जी। देखिए ऐसा है, अगर आप लोग ये सोचना चाह रहे हैं कि दिल्ली सरकार सिर्फ हाथ पे हाथ धर के बैठी है और हमको सिर्फ आलोचना निंदा दिन रात करनी है, ऐसी परिस्थिति में काम नहीं हो पाएगा। इसलिए दिल्ली सरकार ने क्या क्या कदम उठाए हैं और कितना 4000 बेड, आज भी हमारी जानकारी में जितनी बेड हमने सरकारी हॉस्पिटल में, प्राइवेट हॉस्पिटल में, होटल्स में जितनी हम लोगों ने बनाई है उसमें 4000 बेड खाली है। और उसके बाद भी अगर प्राइवेट हॉस्पिटल्स नहीं दे रहे हैं, हम एक मुख्यमंत्री होने के नाते केजरीवाल जी उन पर कार्रवाई कर सकते हैं, हम उन पर दबाव भी बना सकते हैं। हमको उनसे जाके सीधे तौर पे डंडा नहीं चला सकते उनके ऊपर, या उनसे मैं फिर आपको रोक रही हूँ, मुझे पता है, मैं फिर आपको रोक रही हूँ। माफी चाहूंगी, शाहिद सिद्दीकी साहब इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पे हैं। संजय सिंह जी मैं माफी चाहती हूँ आपको रोकने के लिए, क्योंकि आप चाहते हैं बोलना, बताना पक्ष सरकार का। शाहिद सिद्दीकी, उनकी भतीजी को दिक्कत हुई थी, उनके साथ क्या हुआ, जाने माने पत्रकार, आप भी जानते होंगे। शाहिद साहब प्लीज बताइए क्या हुआ। संजय सिंह जी सीधा आपको इस वक्त सुन रहे हैं। देखिए, संजय सिंह जी ने मेरी मदद की कल, और लेकिन ये कि मेरी मदद तो हो गई इसलिए कि मैं 12 लोगों को जानता हूं, लेकिन मेरा कहना यह है कि कुछ ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि जिसकी वजह से एक पेशेंट को हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल जाना ना पड़े, क्योंकि अगर वो जाता है तो इसका मतलब ये कि वो वायरस को फैला रहा है सारी जगह पर। और दूसरा ये कि उसके जो रिलेटिव्स हैं उनके में काफी केसेस में सामने आ रहे हैं कि जहाँ किसी की डेथ हो जाती है, जिसको पॉजिटिव पाया जाता है क्रिटिकल कंडीशन में, उसके जो लोग हैं उनकी टेस्टिंग नहीं हो रही है। और जब टेस्टिंग नहीं हो रही है तो उनमें से बहुत सारे लोग हैं जो आगे फैलाते हैं, जिसकी वजह से ये जो है ग्रेजुअली अनकंट्रोलेबल होता जा रहा है। तो मैनेजमेंट जो है उसका मैं समझता हूँ कि पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के, इसमें हम संजय सिंह जी को ब्लेम ना करें, आम आदमी पार्टी है दिल्ली गवर्नमेंट को ब्लेम ना करें, हम सेंट्रल गवर्नमेंट को ब्लेम ना करें। ये जो क्राइसिस है, ये क्राइसिस पूरा ग्लोबल क्राइसिस है, ह्यूमन क्राइसिस है। इसमें हमें साथ मिलके, एक दूसरे के साथ मिलजुल के काम करना पड़ेगा। मीडिया को भी इसमें बहुत ही पॉजिटिव रोल प्ले करना पड़ेगा और हर सिटीजन को रोल प्ले करना पड़ेगा। तो मेरा कहना यह है कि ये दिल्ली में खास तौर पे बेटर मैनेजमेंट की जरूरत है, सिर्फ हॉस्पिटल्स के नहीं बल्कि टेस्टिंग और जितने भी पेशेंट्स हैं उनके कांटेक्ट उनके मिल जाने की। और कोई एक तो ऐसे पॉइंट होने चाहिए कि जहां पर आदमी सीधा जाकर देख सके कि कहां अवेलेबल है और वो रिकमेंड करें कि इस हॉस्पिटल में ले जाओ। सर संजय सर बहुत संक्षेप में जवाब दीजिए, बहुत संक्षेप में।
कुछ बदलने देखिए, जा रहा साहिल है। सिद्दीकी साहब ने जो बताया, रात में 1:30 बजे तक इनके परिवार वालों से बातें होती रहीं और उनको फिर उसके दौरान काम भी हुआ उनका। लेकिन ये बिल्कुल सही और जायज बात कह रहे हैं साहिल सिद्दीकी साहब। इस समय पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के एक दूसरे के साथ ब्लेम गेम छोड़कर इस समय मदद की जरूरत है। सेंट्रल गवर्नमेंट के 10,000 से ज्यादा बेड्स हैं, कुल 1400 बेड कोरोना के लिए उन्होंने रिजर्व किया है। आज की तारीख में जो हमको मदद की आवश्यकता है, जब आप आपदा प्रबंधन कोष से 17,500 करोड़ रुपए बांटते हैं, दिल्ली जो आपदाओं से जूझ रहा है उसको आप 17.5 रुपए नहीं देते, और जब कहीं यहाँ पे कोई केसेस बढ़ जाते हैं, धरना प्रदर्शन आंदोलन करने के लिए आ जाते हैं। एमसीडी के हॉस्पिटल्स हैं, ये वही तो सर, फिर वही पॉलिटिक्स हो रही है। मैं आपसे सवाल कुछ और पूछ रही हूँ, फिर आप आरोप लगाना शुरू कर रहे हैं। करना तो आप ही को है और इन्हीं परिस्थितियों में करना है। बड़ी बात यह है, चाहे जो कुछ भी हो, डील आप ही को करना है। इस जनता ने वोट आप ही को दिया है, इसलिए सीधा सीधा क्या तरीका, बेड चाहिए कहां जाए, हर कोई आपको फोन मिला नहीं सकता। आज आपको बता दें कि दिल्ली सरकार एक कैबिनेट बैठक करने वाली है। इसके अलावा 12:30 बजे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर सकते हैं। यह भी अहम जानकारी सामने आई है। सबसे बड़ी समस्या जो इस वक्त दिल्ली में है वो ये बेड उपलब्ध है 4,500 के आसपास, आप लगातार सुन रहे थे। लेकिन देखिए इसका फायदा क्या, सरकार की सख्ती, बेडों का उपलब्ध होना, अस्पतालों में इसका फायदा क्या, जब लोग इस तरीके से मजबूरन, ऐसा लगता है कि सरकार है ही नहीं, लोगों को भगवान भरोसे छोड़ दिया गया है। ये वीडियो जिसमें बच्चियां अपनी रोती मां के लिए इलाज की दरख्वास्त कर रही हैं सरकारों से।